नमस्कार साथियों, मैं जी के भाटी फिर आपका एक क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है साइंस का टॉपिक पूरा होना है और साइंस का वो टॉपिक जो आपके दैनिक जीवन में काम आता है। आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है साइंस, जो आपके आसपास घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें आप एक तरह से देख रहे हैं डेली, लेकिन आपको महसूस होता है कि किस प्रकार जला दे समय और भी जला गुड, थोड़ा उजाला आएगा, इससे भी चला कि किस प्रकार हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें हम साइंस से कैसे समझें। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है तरंग, और तरंग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेव। बहुत महत्वपूर्ण देखिए, अगर इस नज़रिए से, परीक्षा के नज़रिए से, अपनी लाइफ के नज़रिए से, इसे बंद कर दे सामने की को, तो लगेगा कि तरंग इतना पढ़ना ज़रूरी है, इतना बारीकी से समझना ज़रूरी है कि उसके बिना हमारे जीवन का सभी चीज़ अधूरी है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि जी मोबाइल कैसे चल रहे हैं, मोबाइल से हम एक जगह से दूसरी जगह बात कैसे कर पा रहे हैं, हम अपने रेडियो पे कार्यक्रम कैसे देख पा रहे हैं, हम अपने टेलीविज़न पे कार्यक्रम कैसे देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे की आवाज़ कैसे सुन पा रहे हैं, हम कैसे देख पा रहे हैं ये व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। सब चीज़ में, हर छोटी से छोटी चीज़ में तरंग का रोल है, वेव का रोल है। यदि तरंग ना हो तो हम किसी को देख नहीं सकते, तरंग ना हो तो हम सुन नहीं सकते, तरंग ना हो तो हम मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, हम टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख सकते, आप मुझे नहीं सुन सकते, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता है। सब काम तरंग से ही संभव है, मतलब वेव से ही संभव है। अब जो वेव होती है, जो भी मैसेज जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सब वेव से जा रहा है। अब वेव कैसे काम करती है देखिए, तरंग ओरिजिनली दो प्रकार की होती है। हिंदी में बात करें तो नंबर 1 होती है यांत्रिक और नंबर 2 होती है अयांत्रिक। जो लोग हिंदी के हैं उन्हें इस नाम से याद रखे आ जाएगी, यंत्र इक यांत्रिक, अयंत्र अयांत्रिक। मतलब वो चीज़ जो यंत्र से चल रही है और वो चीज़ जो बिना यंत्र के चल रही है, यांत्रिक और अयांत्रिक। ठीक है, अब यांत्रिक कौन? देखिए यंत्र क्या होता है, हम दैनिक जीवन में जिन चीज़ों की सहायता ले रहे हैं, जैसे एक बूढ़ा आदमी है, नहीं चल पाता, तो वो किसकी सहायता से चलता है? छड़ी की सहायता से, वो उसका यंत्र है। ठीक है, एक बहरा आदमी है जो नहीं सुन पाता, अब वो किसकी यंत्र से या सहायता से सुन रहा है? मशीन की सहायता से, वो यंत्र है। एक योद्धा जो हाथ से ना लड़ना चाहे वो तलवार से लड़ता है, तलवार उसकी यंत्र है। तो हम दैनिक जीवन में जिन चीज़ों से अपने काम कर रहे हैं वो सब यंत्र ही है। इसलिए कहता है जिनमें यंत्र, जो यंत्र की सहायता से चले वो यांत्रिक है, और जो यंत्र की सहायता से ना चले वो अयांत्रिक है। ठीक है, मतलब जिन्हें चलने के लिए यंत्र चाहिए, जैसे बूढ़े को चलने के लिए छड़ी चाहिए, योद्धा को लड़ने के लिए तलवार चाहिए, जो यंत्र से चलेगा वो यांत्रिक, जो यंत्र से ना चले वो अयांत्रिक। अब अंग्रेजी में इसकी बात करें तो यांत्रिक को कहते हैं मैकेनिकल, यांत्रिक को कहते हैं मैकेनिकल, और अयांत्रिक को नॉन मैकेनिकल आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। नॉन मैकेनिकल कह दीजिए या फिर इलेक्ट्रो मतलब अयांत्रिक प्रकाश यंत्र जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। ठीक है, अयांत्रिक नॉन मैकेनिकल कह सकते हैं, मैकेनिकल कह सकते हैं। तो आप ये दो शब्द याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि हम इन्हें क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो आपको तरंग का प्रकार नहीं है या तरंग कितने प्रकार की होती है, यहाँ आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है
कि तरंग कितने प्रकार की हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कि जी 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और अयांत्रिक। अंग्रेजी वाले बता सकते हैं मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल बता सकते। रोबनिया से मुँह कैसे कर रखा है हैं? जैसे देखा मस्ती तो न पढ़ना तो उठ और भाग जाए ऐसे जा। अभी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक और अयांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ से आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी तरंग है जो यांत्रिक होती है, यंत्र से चलती है, तो इनमें आपको याद रखना है ध्वनि तरंग है। ऐसी कौन सी तरंग है जो बिना यंत्र के चलती है, अयांत्रिक होती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश की तरंग ऐसी हैं जिन्हें कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जिन्हें चलने के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए। अब उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, जब आप इतना समझ लेंगे तो आप उससे आगे कैसे समझेंगे। देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है, मतलब जो मैकेनिकल तरंग हैं जो किसी यंत्र की सहायता से चलती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक अनुप्रास और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है। एक सेकंड की बात। जी गिरी जी। हाँ जी बोलो। हाँ ठीक, चलो ओके रख लो हैं सुबह। हाँ चलो 2 देने थे, कोई बात ना, 2 फालतू देने थे वैसे, 2 देने थे 2। चलो ठीक है तो है, ठीक, अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है। चलिए, अनुप्रास्थ में आपको अंग्रेजी वालों को नाम याद रखना है, उनका होता है ट्रांसवेव। अनुप्रास्थ तरंगों का नाम होता है ट्रांसवेव, अनुप्रास्थ तरंगों का नाम होता है ट्रांसवेव। इन्हें कैसे पहचाने अनुप्रास्थ को, इनके जो तरंग है वो इस तरह गति करती है, इस तरह से। अब आपने अपने दैनिक जीवन में ऐसे चलता हुआ कुछ देखा होगा, नहीं सांप नहीं, सांप से थोड़ा ऊपर जाइए, मतलब ऐसे जब आपने देखा होगा रस्सी है कि रस्सी ऐसे ही चलती है, क्योंकि रस्सी एक अनुप्रास्थ तरंग का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जब अनुदैर्ध्य की बात करें तो इसके कण ऐसे गति करते हैं, और आपने ये गति देखी होंगी किसमें, स्प्रिंग में। ये स्प्रिंग की गति है। कहता है जब किसी तरंग के कण वायुमंडल में लंबवत गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं तो अनुप्रास होता है, और जब समांतर गति करते हैं तो अनुदैर्ध्य होता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं, अनुप्रास और अनुदैर्ध्य। दूसरा, आपको रस्सी में कौन सी तरंग है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर स्प्रिंग में कौन सी तरंग चल रही है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये समझ के रखना है, ठीक है। तो दूसरे टाइप की जो तरंग है जिनका नाम है अयांत्रिक, जिनका नाम है अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंग वही है जो नॉन मैकेनिकल है, जिन्हें किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं है, जो बिना यंत्र के गति करती है, उन्हें कहते हैं अयांत्रिक तरंग, ठीक है। उनमें सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रकाश। तो हमें यहाँ सबसे पहले जो पढ़ना है, प्रकाश को कहीं तक भी ले जाओ, कितने भी ये कहो कितना भी वायुमंडल बड़ा हो, और वायुमंडल हो भी ना, और कितना भी बड़ा अंतरिक्ष हो, प्रकाश हमेशा चलता रहता है, प्रकाश गतिमान रहता है, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यांत्रिक तरंगों में सबसे बेहतरीन उदाहरण है, यांत्रिक तरंगों में सबसे बेहतरीन उदाहरण है
ध्वनि। ध्वनि तब तक गति करती है जब तक माध्यम है, तो उसका यंत्र क्या है, उसका माध्यम। अगर ध्वनि को माध्यम ना मिला, यंत्र ना मिला, मैकेनिकल ना मिला, तो वो तुरंत वहाँ ख़त्म हो जाती है। और ऐसे में ध्वनि को ज़रूर माध्यम चाहिए, ठीक है। किसी तरंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, v बराबर n गुणा लैम्बडा। v उसका वेग, किसी भी तरंग में वेग होना ज़रूरी है, किसी भी तरंग में आवर्ती होनी ज़रूरी है, और लैम्बडा मतलब तरंग दैर्ध्य होना ज़रूरी है, तरंग दैर्ध्य होना ज़रूरी है। अब यहाँ आपसे ये भी हो सकता है कि जी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो तरंग के लिए वेग, आवर्ती और लैम्बडा का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि v बराबर n गुणा लैम्बडा, या फिर आपको तरंग दैर्ध्य बराबर भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको आवर्ती का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। किसी भी तरंग की 1 सेकंड में जितना वो कंपन करती है वो उसका आवर्ती होती है, कि वो जितने बार उसके कण वापसी आ जा सकते हैं, चल सकते हैं, वो सब उसकी आवर्ती होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं इससे आगे की, और मतलब मैकेनिकल वेव में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है ध्वनि है। अब ध्वनि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है। ध्वनि वो भी है जिसे हम सुन सकते हैं, और ध्वनि ऐसी भी हो सकती है जिसे हम सुन नहीं सकते। ये किस पर निर्भर करता है कि हम उसे सुन पाएंगे या हम उसे नहीं सुन पाएंगे। वो उसके श्राव्य पावर पर निर्भर करता है कि उसका कितना हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है। किस पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर। किसी भी ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति को आप यहाँ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और कई बार ध्वनि की ऐसी आवृत्ति हो सकती है जो हमारे कान पकड़ ना पाए, और वही आवृत्ति की लेंथ तय करती है कि हम उस ध्वनि को सुन भी पाएंगे या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम केवल श्राव्य आवृत्ति ही सुन पाते हैं जिसकी रेंज 20 से 20,000 है। अगर हमारे यहाँ आवृत्ति इस ध्वनि की इससे ज़्यादा या कम हो तो हम उसे सुन नहीं सकते। हम केवल मनुष्य इस ध्वनि को सुन पाते हैं, और इससे ऊपर की भी ध्वनि होती है लेकिन हम उन्हें सुन नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं सकते, और इससे नीचे की भी होती है लेकिन हम उन्हें भी नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। जैसे कि अंडर 20, 20 से कम, 20 से कम, जैसे कि 20,000 से अधिक, हम ये दोनों ही ध्वनि नहीं सुन पाते। हम कितनी भी कोशिश करें ये ध्वनि हमारे कान नहीं पकड़ सकते। 20 से कम भी नहीं पढ़ सकते, 20 से ऊपर। जब 20,000 से ऊपर की ध्वनि कहीं निकल रही है तो पराश्राव्य है, वो हमारे सुनने से परे की बात है, इस लोक से परे की बात परलौकिक है, इसलिए कहता है पराश्राव्य है। और जो ध्वनि हम 20 से कम नहीं सुन पाते वो अपश्राव्य है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, श्राव्य, अवश्राव्य, पराश्राव्य, उसकी रेंज पूछी जा सकती है, उसकी आवृत्ति पूछी जा सकती है, उसकी फ्रिक्वेंसी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप उसे पेपर में इतना समझ कर रखें कि आप ध्वनि के मामले में उसकी रेंज मतलब आवृत्ति को एकदम सही टिक कर पाए कि ये अनुश्राव्य है, ये श्राव्य है, ये पराश्राव्य है। तो अवश्राव्य, श्राव्य और पराश्राव्य 3 प्रकार की ध्वनि होती है, ठीक है। हम केवल ये ध्वनि सुन पा रहे हैं, ये ध्वनि पकड़ पा रहे हैं, लेकिन इसको भी कुछ जीव पकड़ लेते हैं। जैसे कि चमगादड़ इसे पकड़ लेता है। चमगादड़ की बात करें तो ये एक पक्षी नहीं है। बिल्कुल एकदम सही समझा आपने, ये एक पक्षी नहीं है। बाकी इसके पंख होते हैं पर ये पक्षी नहीं है, क्योंकि ये है एक ऐसा उड़ने वाला जीव है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो एक स्तनधारी जीव है, और इस जीव को मनुष्य की कैटेगरी में, गाय भैंस की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसके कान बड़े होते हैं
और ये एक तरंग छोड़ता है और वो तरंग किसी भी स्थान से टकराकर इसके कान तक आती है और इसके कान तुरंत उस पराश्राव्य ध्वनि को पकड़ लेते हैं और तुरंत उस दिशा से घूम जाते हैं। वैसे ही कुत्ता भी इस ध्वनि को पकड़ लेता है और कुत्ते की जब फौज में भर्ती होती है तो उस सीटी से यदि चलना सिखाया जाता है, जो तरंग है पराश्राव्य से सीटी चलती है, उन सीटी को डाल्टन सीटी कहते हैं, उनको कहते हैं डाल्टन सीटी। तो ये डाल्टन सीटी हमेशा इसी आधार पर काम करती है कि वो पराश्राव्य तरंग निकालती है और कुत्ते उनको कॉट करते हैं और उस मैसेज को पकड़ लेते हैं। आदमी चुप खड़े रहते हैं और सीधा कान के पास से निकल जाए पर मनुष्य को हाथ नहीं लगती और कुत्ते सीधे उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कुत्ता सुन लेता है, चमगादड़ सुन लेते हैं और बहुत सारे पक्षी इस ध्वनि को पकड़ लेते हैं, बहुत सारे पक्षी इस ध्वनि को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा वो पशु पक्षी ये संकेत पा लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर, जैसे कि भूकंप में भी यही तरंग निकलती है, भूकंप में भी यही तरंग निकलती हैं, लेकिन कुत्ता भूकंप को पहले ही भाप लेता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर प्लेटों में जो हलचल होती है उनमें जो पराश्राव्य तरंग निकलती है, कुत्ता उसे कॉट कर लेता है और वो भूकंप से पहले ही उस मैदान को छोड़ देता है, आने से पहले ही जहाँ भूकंप आने वाला होता है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात ये पकड़ लेते हैं। एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं सोनार। कई बार आपको इसकी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाएगा। हमारे यहाँ साइंस में इसे ऐसे पढ़ाया जाता है कि ये समुद्र की गहराई बताता है, ये समुद्र की गहराई बताता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऐसा साइंस में क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किससे पता लगती है, तो सोनार। ये यंत्र एक इस तरह का यंत्र होता है जिसके अंदर से पराश्राव्य तरंग निकलती है और ये तरंग जमीन के अंदर, समुद्र पानी के अंदर जाती है और जहाँ भी टकराकर वापस आती है वहाँ इसे ये कॉट कर लेता है और उससे ये बता देता है कि कितनी गहराई पर जमीन है, किसको, पानी के जहाज को। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये समुद्र में छिपे हुए खजानों को भी जांच लेता है कि तरंग किस चीज़ से टकरा कर आई है। तो कई बार पराश्राव्य तरंगों का प्रयोग इस बात के लिए भी प्रयोग होता है कि वो कहाँ टकरा कर आई है। पराश्राव्य तरंगों का प्रयोग डाल्टन सीटी में भी होता है। महान वैज्ञानिक डाल्टन ने एक ऐसी सीटी बनाई है जिसे केवल कुत्ते सुन सकते हैं, इनमें भी पराश्राव्य तरंगों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से पराश्राव्य तरंगों के अनेक प्रयोग होते हैं। ध्वनि के खास गुण क्या हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि ध्वनि के खास गुण क्या हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो गुण आपको पता रहता है, जो आपको ज्ञात रहना चाहिए, उनमें पहला है, ध्वनि के गुणों में नंबर 1 पहला गुण वो है तीव्रता। यह बताता है कि ध्वनि को किस आधार पर, किस वेग से उत्पन्न किया गया है। दूसरा गुण होता है तारतम्य। यह बताता है कि ध्वनि मोटी होगी या पतली होगी, ध्वनि मोटी है या पतली है। ये तारतम्य को अंग्रेजी में कहते हैं पिच। तो ये बताता है तारतम्य की किसकी आवाज़ मोटी रहेगी, किसकी आवाज़ पतली रहेगी। अगर तारतम्य अधिक है तो आवाज़ पतली होगी, आवाज़ पतली हो जाएगी। पतली का मतलब समझ रहे, ऐसी कर्कश आवाज़ जो कान को प्यारी ना हो, जिस आवाज़ के कारण आपके कान बेकार एकदम लगेगा, यार इस आदमी को हटाओ यहाँ से, ये जो बोल रहा है। और अगर उसका तारतम्य कम है, अगर तारतम्य कम है तो आपका कान उसको सुगम महसूस करेगा, कहेगा चल बोल रहा है ठीक है। कई बार ऐसी आवाज़ बोलते हैं कुछ लोग, इतनी कर्कश आवाज़, महिलाओं की तो चल जाती है क्योंकि तीव्रता कम होती है, लेकिन पुरुषों का अगर तारतम्य कम हो और तीव्रता ज़्यादा रहती हो तो बहुत बुरी आवाज़ लगती है, लगता है इस आदमी को हटाओ तब तसल्ली होगी है, वरना बोरिंग कर देता है। तो ये तारतम्य वो चीज़ है जो आवाज़ को मोटा और पतला करता है। ठीक है, तो तीव्रता होनी चाहिए, तारतम्य होना चाहिए। तीसरा ध्वनि का होता है डॉपलर प्रभाव।
ये ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करता है, ध्वनि के स्रोत पर। ध्वनि का स्रोत यदि आगे पीछे होता है तो आवाज़ कम और ज़्यादा होती चली जाती है। जैसे कोई स्रोत हमारी तरफ आ रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई हमसे दूर जा रहा है तो कम हो जाएगा। तो ऐसा प्रभाव जो होता है डॉपलर प्रभाव होता है। एक होता है ध्वनि में अनुनाद। अनुनाद का मतलब होता है जब ध्वनि के कण और वायुमंडल के कण एक साथ कंपन करने लगते हैं तो वायुमंडल में जो भी चीज़ें होती हैं वो हलना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं अनुनाद। जैसे कि डीजे के बजने से गिलास का नाचना, तो जो ध्वनि के वो कण है और उसी पर वायुमंडल के कण भी गति कर रहे हैं, इसलिए जो गिलास है वो डांसिंग हो गया है, यानी अनुनाद हो जाता है इस तरह से। तो ये कंडीशन होती है अनुनाद करना। तो अनुनाद की कंडीशन, ऐसी कंडीशन पैदा होती है जब ध्वनि इतने वेग से पैदा करी जाए कि वायुमंडल के कण भी उसी वेग से गति करने लगे, तो अनुनाद की कंडीशन आ जाती है। तो ध्वनि में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता रहना चाहिए, जिस पर आपको क्वेश्चन। ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारण, ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले कारक, कि ध्वनि की गति को कौन प्रभावित कर सकता है। देखिए, ध्वनि की गति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ताप। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगी और ताप घटेगा तो ध्वनि घटेगी। सिर्फ टेम्परेचर पे आपको पकड़ रखनी है। ताप वो चीज़ है जो ध्वनि की गति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ताप बढ़े तो ध्वनि बढ़े और ताप घटे तो ध्वनि घटे। ठीक है, ये बिंदु आपको दिमाग में डाल लेना। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अगर किसी वायुमंडल के ताप को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको कहना है बढ़ाया तो बढ़ेगा, घटाया, बाकी और किसी का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, उसके आगे की बात हम करते हैं। ध्वनि की चाल, माध्यम ठोस तो अधिक हो जाएगी, माध्यम ठोस तो चाल बढ़ती चली जाएगी। माध्यम जितना ठोस चाल उतनी बढ़ेगी और माध्यम जितना लचीला चाल उतनी घटेगी। ध्वनि के बारे में देखिए, सबसे ठोस माना जाता है एल्यूमिनियम को, तो सबसे ज़्यादा चाल एल्यूमिनियम में होती है। फिर माना जाता है शीशे को, फिर माना जाता है लोहों को। तो ये ठोस से कम ठोस की तरफ जा रहा है, ये ठोस से कम ठोस की तरफ जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा चाल एल्युमिनियम में, फिर शीशे में, फिर लोहा में। अगर आप देखेंगे वायु से पहले पानी आएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा ठोस है, वायु कम ठोस है। अगर लकड़ी की बात आएगी तो पानी से पहले आ जाएगी है। तो इस तरह से जैसे जैसे माध्यम घटेगा वैसे वैसे चाल घटेगी, और जैसे जैसे माध्यम बढ़ेगा, ठोस होगा, तो चाल बढ़ती चली जाएगी। और निर्वात मतलब जहाँ हवा भी ना हो, एक ऐसा स्थान जिसे अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं, जहाँ हवा भी नहीं है, वहाँ ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। वहाँ ध्वनि की आवाज़ एक आदमी सामने खड़ा हुआ है दूसरे के, तो आएगी भी नहीं। ठीक है, आपको इस तरह से ध्वनि का चैप्टर पूरा कर लेना। इसे बंद कर दे वीडियो, और ये क्लास आपको पूरी तरह से पढ़ लेनी है।